इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, द लॉसेज ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन आर एक्सप्रेस्ड बाय। सडन कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब पाइप एक बैग पतला हो जाता है तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? सी। ऋषभ सिंह ने बताया सी। और कोई एनीवन? विपिन तिवारी और बाकी लोग बताइए आप लोग आंसर। देखिए इसका थोड़ा सा नीचे भी ऑप्शन है, ए बी सी डी। डी है नन ऑफ दीज। द लॉसेज ड्यू टू सडन कंस्ट्रक्शन, यानी अचानक जब पाइप पतला होता है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं लॉसेज निकालने के लिए, हानि जो होती है पाइप में। चलिए टाइम ज्यादा हो गया, आप लोग नहीं बता पाए। ऑप्शन डी होगा आपका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस टाइप का कोई फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं थे ऑप्शन ए, तो ये पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी भी इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं पढ़े थे। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं पढ़े थे, क्योंकि नीचे 2G रहता है जैसे कि यहाँ पे डी, तो इस टाइप का फार्मूला पढ़े थे। लेकिन ये पाइप पतला होने के लिए नहीं, जब पाइप मोटा हो जाता है उसके लिए। इस टाइप का क्वेश्चन सर आया था। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी तरह से संभावना पूरी है। और आपकी आवाज आया था। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, इसलिए थोड़ी सी। हाँ सर नेटवर्क नहीं है ना, नेटवर्क इश्यू है इसलिए। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो इसमें देखिए जो ये लास्ट वाला डी वाला है, ये है जब पाइप एक बैग मोटा हो जाता है यानी इनलार्जमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पूछा गया है संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी जब पाइप पतला होता है। तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि सही फार्मूला बताए। तो इसमें से हम सही टिक करेंगे डी, यानी नन ऑफ दी। आप लोगों में से कोई नहीं बता पाया और 10 लाख आप लोग हार चुके हैं, 10 लाख, और आप लोगों को भरना पड़ेगा। आइए तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए शीर्ष हानि के कारण जो फार्मूला था आपके सामने है। पहला फार्मूला था घर्षण के कारण। घर्षण के कारण, तो घर्षण के कारण फार्मूला ये वाला था, HF बराबर 4FL_2/2GD। दूसरा था आकस्मिक वर्धन, यानी जब पाइप एक बैग बड़ा हो जाता है, इनलार्जमेंट, तो ये वाला फार्मूला था जो ऑप्शन डी था। आकस्मिक संकुचन से, इसके लिए फार्मूला ये वाला होता है, या यहाँ पे VC V2 माइनस VC का होल स्क्वायर बाई 2G हो जाता है, VC रहता है यहाँ पे। फिर उसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 0.5V² बाई 2G। हम आपको दो फार्मूला बताए थे, नोट्स हम भेज देंगे, उसमें समझ आ जाएगा। सब कई सारे फार्मूला थे, बेंड के लिए था, जब पाइप में प्रवेश करता है निकास पे, सारा फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसका आंसर बताइए। चलिए हेलो, चलिए इसका आंसर बताइए, पूरा 20 लाख के लिए है।
चलिए इसको हम बता देते हैं क्या है। क्वेश्चन एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर ए पाइप इज इक्वल टू, मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है फॉर पाइप के लिए, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप, यानी कोई पाइप है जिसका डायमीटर डी दिया हुआ है, ठीक है, उसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ यानी स्मॉल एम पूछ रहा है कि क्या होगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसे हाइड्रोलिक औसत गहराई कहिए, या फिर आप कह सकते हैं द्रवीय मध्यमान गहराई। यम हम पढ़े थे पिछले चैप्टर में, यम का फार्मूला पढ़े थे, इसमें न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का एक फार्मूला होता है, वहां से हम निकाल लेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले निकाल के बताता है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी जेईई में पूछा हुआ है, फिर एसएससी जेईई 2 बार एसएससी जेईई में पूछा, एक और एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको पता होना बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चन चांसेस है बनने के 50% चांस है कि इस पे एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। जो आपका एग्जाम होगा वो बहुत ज्यादा लेंदी कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, जो कि ऐसा न्यूमेरिकल ये है। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल आने के 100% चांस बनते हैं, इसलिए इसका जरूर आंसर आप लोग दीजिए। देखते हैं कौन देता है आंसर। सर डी होगा। डी होगा? 2 पाई डी। नहीं नहीं, रॉन्ग। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप के पानी के लिए हाइड्रोलिक औसत गहराई बराबर होते हैं। देखिए मैं समझा दिया ना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह सर रहा है, D/2 होगा। सर D/2। क्वेश्चन यम की वैल्यू पूछ रहा है एक पाइप के लिए, गोल सर्कुलर पाइप के लिए यम का क्या होता है वैल्यू, जिसका डायमीटर, एक पाइप है, एक पाइप है, गोल पाइप है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है यानी व्यास दिया हुआ है। अब पूछ रहा है यम क्या होगा। यम यम होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या द्रवी। सर D/4 होगा सर। एकदम राइट। आप 20 लाख रुपया जीत चुके हैं और जल्द ही कॉलेज में आइए। 30 लाख नहीं, अभी 20 लाख अरे जीते सर हो, 30 लाख बाकी अभी जोड़ 20 लो, लाख सुबह जी बाकी 1 करोड़ हो गया है। जोड़ के रखे रहो, ठीक है। एक ही बार चेक काट के दिया जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, राइट आंसर D/4 है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसमें के न्यूमेरिकल आने के चांस है, इसलिए एक बार देख लेते हैं कैसे। देखिए कहाँ पूछा हुआ है, एसएससी जेईई में पूछा हुआ है, एसएससी जेईई फिर से पूछा हुआ 2017-18, फिर इरिगेशन केरला में पूछा। केरला में एक एग्जाम होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का। तो देखिए कैसे निकालते हैं द्रवीय मध्यमान गहराई। कौन है जी? माइक बंद करो, माइक बंद करिए अपना। देखिए द्रवीय मध्यमान गहराई, जिसे यम से डिनोट करते हैं, यम से, ये क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला होता है, यम बराबर होता है A/P। यहाँ पे ए क्या है? एरिया। एरिया मतलब अगर गोल, जैसे गोल पाइप है तो गोल का एरिया यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वृत्त का एरिया। वृत्त का एरिया क्या होता है? π/4 d²। π/4 d²। ठीक है। और पेरीमीटर P, पेरीमीटर P का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का परिधि। जो वृत्त होता है उसका पेरीमीटर यानी परिधि कितना होता है? 2πr या πd। तो वहां से निकाल लेंगे।
सिंपल फार्मूला में क्या है, यम बराबर ए एरिया ऊपर यानी क्षेत्रफल, पाइप का क्षेत्रफल अपान पी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कितनी वृत्त की परिधि होगी। तो देखिए यहाँ पे यह गोल पाइप था, गोल पाइप के लिए सबसे पहले एरिया का फार्मूला रखेंगे। एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यहाँ पे यम बराबर लिखा हुआ है। फिर जो परिधि होती है आपका पाइप का, गोल पाइप का, वो होता है पाई डी या 2 पाई आर। यहाँ पाई डी रखेंगे तो देखो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और डी स्क्वायर क्या करेगा, डी से कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी बाई 4। तो यम की वैल्यू आ जाएगी डी बाई 4। कितना इजी था, सिंपल ए बाई पी रखना था। आपको वृत्त का परिधि भी पता है कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना होता है पता है। गोल पाइप है तो गोल मतलब क्या हुआ, सर सर्कुलर पाइप। कोई डाउट इसमें किसी को? ऐसा हम लोग निकाल चुके हैं जब पढ़ रहे थे चैप्टर 4 में। अब आ गया एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूरे 50 लाख के लिए है, देखते हैं कौन बताता है। चलो बताओ, देखो पूछ रहा है फंक्शन ऑफ सर्ग टैंक इज टू। जो सर्ग टैंक पढ़े थे, सर्ग टैंक की, उसका कार्य क्या होता है। एक सर्ग टैंक पढ़े थे बीच में, अभी पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो एक सर्ग टैंक दो पाइपों के बीच में लगा देते थे, पाइप के बीच में लगाते थे ना। हाँ सर हाँ बोलिए ए बोलिए। होगा, ये होगा, ए होगा, ए। वेरी राइट राइट। आप 50 लाख जीत चुके हैं प्रियांशु, बाकी कोई नहीं बता रहा है आंसर। सेक्शन ए वाले, सेक्शन बी वाले, विपिन तिवारी, अंकित कुमार, ऋषम बाबू, आप लोग क्या कर रहे हैं? हर्षित, कोशिश करिए आप लोग भी आंसर देने का। देखिए इसका राइट आंसर ए है। सर्ग टैंक पढ़े थे तो इसको पाइप में लगाते थे ऊपर, जिससे क्या करता था, ये वाटर हैमर, जो जैसे वाल्व एक बार बंद कर देते थे तो क्या होता था, पाइप के अंदर दाब बढ़ जाता था। अब दाब बढ़ने से पाइप फट ना जाए तो एक सर्ग टैंक लगा देते हैं, जो क्या करता है, अत्यधिक जो दाब होता है उसको कम करने का काम करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ पे पानी चढ़ जाता है ऊपर दाब के कारण। दाब के कारण क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है पाइप के अंदर। सर्ग टैंक हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था कि यह आपके वाटर हैमर इफेक्ट को कम करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ऑप्शन आपको कई लग रहा होगा कि सही होगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसी को चूज करना चाहिए। देखिए सर्ग टैंक यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये पानी का टंकी है, रिजर्वायर है जहां से पानी आएगा। तो यहाँ से पानी पाइप के रास्ते आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, टरबाइन। ये जल टरबाइन है जो जल से चलेगा। तो टरबाइन में पानी कैसे आएगा, किसी पाइप के रास्ते आएगा। तो टरबाइन में पानी आ रहा है तो मानो हमें पाइप बंद करना है, टरबाइन को बंद करना है तो पाइप बंद करेंगे। पाइप एक बैग, कभी कभी क्या होता है तुरंत पाइप को बंद, जो पानी की सप्लाई है तुरंत बंद करना पड़ता है। अब तुरंत बंद करेंगे तो क्या होता है, इस पाइप के अंदर इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि पाइप फटने का डर रहेगा। तो इसलिए सर्ग टैंक लगा देते हैं, जो क्या करता है, इसमें स्पेस रहता है, खाली स्पेस, जिससे कि पानी इसमें ऊपर चढ़ जाता है और हमारा पाइप फटने से बच जाता है। जैसे ही हम वाल्व को एक बैग बंद करते हैं, पाइप के अंदर का दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने के कारण हमारा पानी जो होता है या कोई भी तरल होता है ऊपर इस सर्ग टैंक में चढ़ जाता है, जिससे कि
पाइप का दाब धीरे धीरे कम हो जाता है और पाइप फटने से बच जाता है। किसी को और कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। आप लोग कोशिश करिए आंसर देने का, जो भी है आप लोग। अगर यहाँ गलत भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे 70 लाख के लिए है, देखते हैं कौन बताता है, 70 लाख कौन जीतता है। चलिए एक बार क्वेश्चन हम समझा देते हैं। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ पाइप, यानी पाइप, अगर पाइप में पानी बह रहा है या कोई भी तरल बह रहा है तो उसके सेंटर बीच में पानी का वेग कितना होगा? पाइप अनुभाग के केंद्र में। आवाज बाबू कट के आ रही, तो आप ऑप्शन देखिए, हमारे पास आ चुका है सी, बी, नहीं बी आया, सॉरी, जो भी। देखिए क्या है हम सी भेजे हैं। सी भेजे हैं, चलिए ठीक है। पाइप अनुभाग के केंद्र में तरल पदार्थ के कण का वेग होगा। जैसे आप नदी में, नाले में, पाइप में बीच में वेग कितना होता है? बीच में नदी में कभी गए हो तो बीच में देखो कितना बहाव तेज रहता है कि धीमा रहता है? बता दो भाई, इतना इजी कौन, हर कोई बता सकता है। अगर नदी नाले में कभी गए होगे तो देखे होगे कि बीच में क्या होता है, तेज बहता है कि धीरे बहता है? यही पूछ रहा है। तो तेज बहता तो मतलब अधिकतम रहेगा वेग, वही तो पूछ रहा है। पाइप अनुभाग के केंद्र में, केंद्र मतलब बीच में, तरल पदार्थ के कण का वेग होता है। तरल पदार्थ मतलब जो उसमें बह रहा है उसके कण, कण मतलब जो पार्टिकल होंगे उनका वेग होगा, तो अधिकतम होगा। नदी में देखे होगे कि बीच में हमेशा बहाव तेज होता है, यानी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो इसका आंसर सी होगा, मैक्सिमम, जो कि फिर प्रियांशु ने दिया है। अकेले प्रियांशु पूरा पैसा जीत के चला जाएगा, बाकी लोग मुंह देखते रह जाएंगे, लग रहा है। सर सबको बांट देंगे। मत बांटना, सब गधे हैं। चलो ठीक है। एबीएसएससी जेई का क्वेश्चन था, 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था। तो मैं जितने भी क्वेश्चन था वो सारा कहीं न कहीं एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आपको 100% इसमें से मिल जाएंगे देखने को। तो देखिए आपके सामने है एक पाइप, और उस पाइप में पानी या कोई भी तरल बह रहा है, तो उसके वेग का ग्राफ दिखाया गया है। ऐसे देखिए, यह ग्राफ बता रहा है कि पाइप के सतह पे वेग 0 होगा। पाइप के सतह पे क्या होगा? वेग 0 होगा, और बीचों बीच में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी बीच में वेग मैक्सिमम होगा। जैसे कि नदी नाले में देखते हैं, किनारे पे क्या होता है कि पानी रुका हुआ रहता है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला भी दिया हुआ है, मैं नोट्स भेज दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ये जैसे ही पूरा पीडीएफ कंप्लीट होगा, पीपीटी, तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ या पीपीटी जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन बताता है। फॉर विस्कस फ्लो, विस्कस फ्लो मतलब ऐसा बहाव जिसमें जो तरल बह रहा है उसके अंदर विस्कोसिटी हो। विस्कोसिटी यानी श्यानता के गुण हो।
जो पानी या जो तरल बह रहा है उसके अंदर विस्कोसिटी यानी श्यानता है, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक का फार्मूला पूछ रहा है। घर्षण गुणांक का सिंपली फार्मूला पूछ रहा है, क्या होगा? सर इसमें सर रेनॉल्ड नंबर होता है सर, अब वो कितने का पान होता है। देखिए देखिए कोशिश करिए, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो बताएंगे ही। 1432 सर डी होगा, डी। डी होगा, राइट आंसर डी है, बहुत सही। प्रियांशु बताएंगे कैसे आया? क्या सर? कैसे आया? चलिए आप राइट हैं। सर इतना जानते हैं सर, रेनॉल्ड नंबर। चलिए सही है, सही है। देखिए यह भी क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है सर एग्जाम में। सर जो हाँ चलिए हम बताते हैं अभी, सर ठीक जो है। हेड लॉस होता है। हम्म जी सर। देखिए यह क्वेश्चन, इसमें घर्षण गुणांक यानी यफ का फार्मूला पूछ रहा था। तो यफ का फार्मूला होता है यफ बराबर 16 तब 16 अपान आर ई, यह फार्मूला होता है। और यह फार्मूला देखो कितनी बार आया, एसएससी जेई में, राजस्थान में, उत्तराखंड के एग्जाम में, एसएससी जेई 14 में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड जेई में, तो 4-5 एग्जाम में पूछा हुआ। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में आने का देखिए, घर्षण गुणांक जब पढ़ रहे थे तो घर्षण गुणांक बराबर होता है 16 अपान रेनॉल्ड नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर इंग्लिश में। फ्रिक्शन फैक्टर यह बराबर क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर। एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर, एक होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। देखो दो चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें है। देखिए एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और एक होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिसे हम एफ डैश से, यानी एक उसमें डॉट लगा देंगे एफ और एक डॉट डैश, एफ डैश से डिनोट करते हैं। एफ डैश यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट और फ्रिक्शन फैक्टर एफ होता है सिंपली। तो देखो फ्रिक्शन फैक्टर यहाँ पूछा गया था, तो फ्रिक्शन फैक्टर का फार्मूला होगा 16 अपान आर ई। आर ई मतलब रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है, रो भी डी म्यू। यही तो फार्मूला पढ़े हैं रेनॉल्ड नंबर का। अब कभी कभी पूछ देता है कि, मानो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर पूछा हुआ था, कभी कभी पूछ देता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी एफ डैश का, तो एफ डैश का, एफ डैश बराबर होता है 64 आर ई यानी रेनॉल्ड नंबर। कैसे आया, तो देखो सिंपल सा है। फ्रिक्शन फैक्टर बराबर होता है 4 गुणे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यानी एफ बराबर होता है 4 गुणे एफ डैश। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया कि एफ डैश इसको और इसको एफ कहते हैं। एफ डैश बराबर हो जाता है 4 एफ। सर हेड लॉस जो होता है, हाँ वो पूछिए कुछ। उसके सकते हैं। देखो हेड लॉस तो हर जगह होता है, लेकिन एक होता है कि पाइप में जी सर। घर्षण कितना है उसका एक नियतांक होता है। घर्षण गुणांक कह लो, या जैसे कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मानो कोई एकदम चिकना सतह, चिकना है एकदम लोहे का पॉलिश सतह, तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा। कोई खुरदुरा सतह तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो वही ये बताने का काम करता है फ्रिक्शन फैक्टर
फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो एफ डैश बराबर होता है 4F। सिंपल सा एक चीज याद रखिए कि एफ डैश बराबर होता है 4F। तो एफ बराबर है 16RE। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 16/RE। 4 गुणे 16/RE। तो एफ डैश का फार्मूला क्या हो जाएगा 16 चौको 64। एफ डैश का फार्मूला हो जाएगा 64/RE। तो सिंपल सा दो फार्मूला याद कर लीजिए। पहला एक होता है एफ बराबर होता है 16/RE और एफ डैश बराबर होता है 64/RE। ठीक है, तो जहां एफ की वैल्यू पूछेगी वहां 16/RE, जहां एफ डैश की वैल्यू पूछेगी वहां 64RE। जनरली एफ का फार्मूला पूछता है, एफ बराबर होता है 16RE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आंसर। देखिए कह रहा है कि देखो जब पाइप में मोड़ होता है तो वहां पे भी ऊर्जा की लॉस होती है। सर तो ये तो सिंपल हो जाएगा सर। सिंपल हो जाएगा लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ 90 हाँ 90 डिग्री तो होगा, राइट, आप सही हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम मैक्सिमम हेड लॉस इन पाइप विथ बेंड एंगल, यानी किस मोड़ एंगल के लिए पाइप में अधिकतम ऊर्जा की हानि होती है, यानी पाइप 30 डिग्री। देखिए इसका राइट आंसर 90 डिग्री होगा। हम जब पढ़ा रहे थे कि बेंड एंगल यानी जब पाइप मुड़ा होता है तो उस पर ऊर्जा की हानि होती है। देखिए इसका राइट आंसर बी होगा। और कैसे होगा, देखिए जब कोई भी पाइप में मुड़ाव होता है तो वहां पे ऊर्जा की हानि होगी। कितनी ऊर्जा की हानि होगी वह डिपेंड करता है कि कितना मुड़ाव है। अगर 60 डिग्री रहेगा यानी ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं है, मतलब एक 60 डिग्री का एंगल बना के मुड़ गया, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। 60 डिग्री में मुड़ा तो वहां पे मैक्सिमम नहीं होता है। हमेशा मैक्सिमम जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा जैसे कि ऊपर में, वहां पे क्या होगा आपका मैक्सिमम ऊर्जा की हानि होगी। पाइप जो पानी बह रहा उसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे सबसे के की वैल्यू 1 होती है, तो ऊर्जा की हानि यहाँ सबसे ज्यादा होगी जब पाइप 90 डिग्री पर मुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, यदि पाइप 90 डिग्री पर मुड़े तो शीर्ष हानि अधिकतम होती है। कैसे, तो देखो मोड़ के कारण ऊर्जा की हानि का फार्मूला था K(V²/2G). तो 90 डिग्री पे जब मोड़ रहता है तो वहां का K का वैल्यू होता है 1, यानी 90 डिग्री के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा V²/2G। K की जगह पे 1 रख देंगे तो मैक्सिमम हानि यही होती है। बाकी के लिए क्या होता है K की वैल्यू 0.8 होगा, 0.6 होगा, यानी दशमलव में होता है 0.6, 0.8 ऐसे। तो जब दशमलव में रहता है तो हमेशा वैल्यू क्या होगी कम आएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे। तो मैक्सिमम 90 डिग्री के लिए आता है। और K का वैल्यू डिपेंड करता है कि कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ है, कर्वेचर क्या है। कर्वेचर मतलब तुरंत मुड़ गया है कि थोड़ा सा धीरे धीरे मुड़ा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर तुरंत 90 डिग्री पे मुड़ते हैं तो वहां पे ऊर्जा की हानि सबसे ज्यादा होती है, यानी 90 डिग्री एकदम तुरंत मोड़ दिया गया यहाँ पे।
तो इस पे 90 डिग्री की 90 डिग्री जैसे तुरंत मोड़े तो वहां ऊर्जा की हानि। अगर धीरे धीरे यहाँ पे जैसे दिखाया गया है फिगर में, ऐसे मोड़ेंगे तो ऊर्जा की थोड़ी मात्रा कम हो जाए हानि की। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है के का वैल्यू 0.9 से 1.2 90 डिग्री हो तो, यानी 90 डिग्री जब होता है तो कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है कि तुरंत मुड़ गया है कि धीरे धीरे मुड़ा है। जनरली हम एक मान लेते हैं कि के की वैल्यू 1 होगा 90 डिग्री के लिए। क्यों? क्योंकि हमें कर्वेचर नहीं दिया रहेगा। कर्वेचर मतलब कि तुरंत मुड़ा है कि धीरे धीरे मुड़ा है। तो के की वैल्यू 90 डिग्री के लिए अगर रेंज देखे तो 0.9 से लेकर 1.2 तक होता है। अब 45 डिग्री के लिए होता है 0.4। बस इतना याद रखिए कि ऊर्जा की हानि 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। यही क्वेश्चन आता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शांति एंड राष्ट्र होने के लिए नामी प्रोसेस The head loss due to turbulence flow as compared to head loss in laminar flow। देखिए फ्लो दो प्रकार का होता है, एक होता है लैमिनर, एक होता है टर्बुलेंट। लैमिनर यानी स्तरीय, स्तर में, यानी पाइप के अंदर एक लाइन बाय लाइन फ्लो होगा, जैसे लगेगा कि मक्खन है, एकदम मक्खन की तरह एकदम आराम से लाइन बाय लाइन। ये होता है स्तरीय या लैमिनर फ्लो। और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंस फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, जिसे कहते हैं आप सर अशांत प्रवाह कहिए या प्रक्षुब्ध प्रवाह कहिए। टर्बुलेंट में क्या होता है कि भसड़ मची रहती है। भसड़ मतलब कोई इधर जा रहा है कण, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। तो पूछ रहा है कि जो लैमिनर है, लैमिनर और टर्बुलेंट में किसमें ज्यादा होगा और लैमिनर की तुलना में कितना ज्यादा होगा टर्बुलेंट। आप बताइए कैसे। सर सी होगा। हाँ सी होगा। ये सर कैसे आई बता दीजिए सर। देखिए क्या है कि लैमिनर फ्लो मतलब एक लेयर बाय लेयर जाता है, और उसमें क्या होता है कि जो पानी है या द्रव है बह रहा है पाइप में, तो वह सीधी रेखा में बहता है, यानी ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही टर्बुलेंट फ्लो आता है तो पानी के कण क्या करते हैं, कभी अपने में ही टकराते रहते हैं। जैसे कि लगता है कि देखिए यहां से टर्बुलेंट फ्लो में ऐसे जाके इधर दीवार से टकराएगा, इधर जाके टकराएगा, ऐसे टकराएगा, आपस में ही पानी के कण टकराते रहते हैं। तो देखो जब टकराव होगी तो ऊर्जा की हानि होगी नहीं होगी। तो लैमिनर में ऊर्जा की हानि मान लो अगर एक होता है, अगर मान लो पहले वाले में ऊर्जा की हानि अगर 1 जूल की हो रही है, तो टर्बुलेंट फ्लो जो रहता है उसमें ऊर्जा की हानि 332 जूल होगा, यानी 320 गुना ज्यादा ऊर्जा की हानि होगी टर्बुलेंट में। और लैमिनर में बहुत कम होगा, नाम मात्र के। इसलिए कहते हैं लैमिनर फ्लो सबसे अच्छा होता है, उसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा होती है। तो लैमिनर में अगर 1 जूल ऊर्जा की हानि होगी तो टर्बुलेंट में 332 जूल, यानी 320 गुना ज्यादा ऊर्जा की हानि होती है टर्बुलेंट फ्लो में। देखिए तो पहला बात देख लेते हैं कंपैरिजन लैमिनर और टर्बुलेंट। तो देखो ऊर्जा की हानि किस पे डिपेंड करता है, वेग पे। लैमिनर में ऊर्जा की हानि किस पे डिपेंड करेगा कि वेग, पानी का वेग कितना है।
और लैमिनर फ्लो में वेलोसिटी बहुत कम होती है, धीरे धीरे पानी बहता है। लैमिनर में वेग हमेशा धीरे रहता है। और टर्बुलेंट में क्या होता है, ऊर्जा की हानि डिपेंड करता है कि वेग का स्क्वायर, यानी जो वेग है उसका स्क्वायर, यानी उसके मल्टीपल v गुणे v। और टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है, इसमें भसड़ मचा रहता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए टकराते हुए पानी की कट जाते हैं। और लैमिनर में लाइन बाय लाइन, जैसे कि आपको क्लास में बोल दिया जाए कि एक एक लोग धीरे धीरे निकले क्लास से, 100 लोग क्लास में हैं, बोल दिया कि लाइन से एक एक करके निकलेंगे, तो एक एक करके निकलेंगे तो क्या होगा, आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले निकले, सब लोग दौड़ते हुए जाएंगे, गेट पे धक्का मुक्की करेंगे और अपनी ऊर्जा का नुकसान करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, सबकी ऊर्जा की हानि होगी। तो वैसे ही होता है टर्बुलेंट में, क्या होता है कि पानी की कण आपस में टकराते रहते हैं और वेग ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से भागते हैं, इसलिए ऊर्जा की हानि टर्बुलेंट में ज्यादा होती है। लैमिनर के लिए रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है,